बात करते हैं कुछ बालों की सेहत के हवाले से। और मैं हमेशा से कहती हूँ माशरे में जितना डिप्रेशन, एंजाइटी, जहनी दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है उतना ही बाल कम होते जा रहे हैं। और बालों की सबसे ज़्यादा फिक्र जो है मुझे लगता है मर्द हजरात को होती है। उनका लगता है कि एक टाइम तक हमारे बाल जो हैं वो चले जाएंगे, चाहे वो जेनेटिकली जाएँ, चाहे हेलमेट के इस्तेमाल से जाएँ, चाहे भी किसी वजह से भी जाएँ। इसका रीज़न क्या है? अब इसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है? बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्र से पहले या जिनका जेनेटिक रोल भी नहीं है वो वक्त से पहले गंजे क्यों होते जा रहे हैं? ख़वातीन में ज़्यादा हेयर फॉल क्यों बढ़ता जा रहा है? इसकी वजूहात जानते हैं, इसका इलाज जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर दानियाल शेख साहब ने, जो कि लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ गंजपन में इजाफा क्यों होता जा रहा है, चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो ख़वातीन हैं? देखें, अगर आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो हमें गंजे नज़र नहीं आते थे, इतने ज़्यादा लोगों के बाल नहीं गिरते थे। मैं नहीं थी 50 साल अब लेकिन अब ये है कि अब बहुत ज़्यादा ये काम हो गया है। हम हर तरफ जो है ना वो गंजे लोग नज़र आ रहे हैं। इवन के यंगस्टर्स के अंदर जिनकी एज कम भी है, यानी कि 35 साल में, 30 साल में, 26 साल में, 25 साल में, इवन 20 साल में भी लोगों के बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो हमारा लाइफस्टाइल है। सबसे मेन वजह जो है वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, एक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर। दूसरा, नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया, खुराक हमारी मसनूई ज़्यादा हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो ये है कि हमने पिछले 100 सालों में बीमारियों को मैनेज किया, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया। कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज हो रहा है मुझे बताएं? क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट है, अगर दम है तो उसकी मैनेजमेंट है, डायबिटीज़ है उसकी मैनेजमेंट है, कोई भी मर्ज़ आप उठा लें उसकी मैनेजमेंट है, आप अर्थराइटिस है उसकी मैनेजमेंट है, ये अब दवाई है। वो कहते हैं आप लर्न टू लिव विद इट, आप जान जाएं कि ऐसे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है आपने। जैसे गमों के साथ हम कहते हैं कि सोराइसिस अगर किसी को हो गया, स्किन सोराइसिस हो गया, तो उसे कहते हैं ये स्किन की डायबिटीज़ है, यानी कि आपके साथ ही चलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने आहिस्ता 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 इन चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया। अब गंजपन जो है उसका क्या हुआ, उसमें भी आप आजकल देखें उसकी मैनेजमेंट ही हो रही सारी। ठीक है, PRP हो रहा है या हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ट्रांसप्लांट करते हैं, PRP हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, एक्सोसोम हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। लोग पहले जो है वो यूनिट रखते थे, सर पे भी रख लेते थे। ठीक है ना, जैसे वो फिल्म स्टार रंगीला थे, वो तो हर वक्त ही रखते थे रिंग। कहने से मुराद ये है कि हमने जब मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके अंडरलाइन फैक्टर्स को नहीं देखा, तो वो मर्ज़ जो है ना वो आपकी जीन्स में आ गया। अब हम उसे कहते हैं यार ये मरूसी है, इसको बाप को था, इसके दादा को था। होने के अंडरलाइन फैक्टर क्या हो सकते हैं ये जो मरूसी हो जाते हैं? मरूसी देखिए ना, अंडरलाइन फैक्टर्स यही हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह यही है। कोई चीज़ मरूसी नहीं होती। मरूसी क्यों होती है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 100 साल से ही हमने मैनेज किया चीज़ों को। ठीक है ना, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढा, अंडरलाइन फैक्टर्स को नहीं देखा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपकी गट हेल्थ बेहतर नहीं है, आपका मैदा ठीक नहीं है, आपने क्या किया, आपने मुस्तकिल एक दवाई खाना शुरू कर दी। आपको शुगर है, आप मुस्तकिल आपने दवाई खाना शुरू कर दी। ब्लड प्रेशर है, मुश्किल दवाई खाना शुरू कर दी। कभी भी हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गए। जब ट्रीटमेंट करने जाएंगे आप, तो आपकी बॉडी जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स की उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी। अब ब्लड प्रेशर मुस्तकिल अगर आपका हाई रहता है तो आपका क्या होगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। हार्मोन डिस्टर्ब होने से क्या होगा, मेल को जो इशू आता है वो ज़्यादा मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है वो आपके सर जो है वो सेंटर से गंजा होना शुरू होता है। ये सेंटर या साइडों से M की शक्ल में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फीमेल के अंदर ये इशू कम है, उसके अंदर क्या होता है, उनमें बाल थिन होते हैं, वो बाल गिरते हैं अंदर से सारे। ये ऐसे बिल्कुल गंजी कोई आपको औरत नज़र नहीं आएगी जो बिल्कुल गंजी हो। अंटिल अनलेस जो है ना कोई ऐसी सूरत हो जैसे कि जब कीमो वगैरह होती है तो उसके अंदर बाल सारे गिर जाते हैं, लेकिन वो खैर उसके तो वो कीमो की वजह से गिरते हैं, वापस आ जाते हैं बाल। बात ये है कि हमें करना क्या चाहिए, असल इशू ये है। रीज़न जो है वो उसकी यही है कि जो स्ट्रेस है माशरे में, जो ज़हनी दबाव है, ठीक है, हम स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, रात को सोने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। अब देखें कुछ ऐसे हज़रात हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में क्या करते हैं कि लोग देखते हैं उनमें उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई डॉक्टर्स ऐसे देखे जो कि अपनी फील्ड में डॉक्टर थे वो, लेकिन वो उस फील्ड के डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक हाइप लेने के लिए काम शुरू कर दिया। मोरिंगा की एक हाइप आई बहुत ज़्यादा, मोरिंगा उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। उन साहब ने, मैं नाम लेता, वो उन्होंने मोरिंगा खाना शुरू कर दिया। अब मोरिंगा बहुत ज़्यादा खाया, उसको प्रमोट भी किया, माशरे में फैल भी गया। उसके बाद उनको देखा इसका तो साइड इफेक्ट है, इसका नुकसान हो रहा है, जिसम उसका कमज़ोर होना शुरू हो गया, वीक, उन्होंने मोरिंगा छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जी मैं 62 साल का हूँ, मैं 65 साल का हूँ और मैं यंग नज़र आ रहा हूँ।
कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे जब आप करते हैं ना तो आपको नुकसान देती है। बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जो जिम जाते हैं और बहुत ज़्यादा जिम उन्होंने किया इंटरनेशनल लेवल में, नाम नहीं लोगों को लूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो फिर उन चलने से भी रह जाते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। आपने देखा बेशुमार पहलवान ऐसे हैं जो कि अपनी आखिरी उम्र में जाके बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बालों के जो असल जो मसला है ना वो ये है कि आपके बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, आपका जो ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं आना शुरू होता, आपके जो वाइटामिन मिनरल सॉल्ट्स हैं जो आपको चाहिए वो मिलते नहीं हैं बॉडी को, हम उनकी तरफ जाते नहीं हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं। बालों की गिरने की जो रीज़न हो रही होती है, उसकी जो वजह बन रही होती है, वो आपके मिनरल्स होते हैं, आपके वाइटामिन होते हैं, वो आपको मिलते नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा कि लोग जो हैं वो धनिया की बात करते हैं कि धनिया जो है ना, जैसे कोई खा लेगा जैसे वो नमर्द हो जाएगा, धनिया नहीं खाना चाहिए, धनिया जिस्म को ठंडा कर देता है, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताऊँगा कि धनिया बालों को इम्प्रूव करने के लिए कितना फ़ायदेमंद है। धनिया जो उसके बीजों की बात नहीं कर रहा, बीजों के बारे में जो है कि वो ठंडी तासीर रखते हैं, वो नहीं इस तरह नहीं खाने चाहिए, लेकिन पत्ते जो हैं ख़ासतौर पे विटामिन सी का ख़जाना है, रिच विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन जो है ना उसको बनाता है, ठीक है। ग्लूटाथियोन क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। तो इस तरह से अगर हम धनिया जो है, रोज़ धनिया जो है उसको इस्तेमाल करें, इसकी चटनी बना के इस्तेमाल कर लें, इवन एक ऐसा फार्मूला कि अगर आप धनिया जो है उसकी पेस्ट बना लें और उसके अंदर आंवले का पाउडर मिक्स कर लें, तो दोनों तरह से आप उसको बालों में लगाएं उस पेस्ट को। लेकिन ये चीज़ लोग कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इसके दूसरे फैक्टर की तरफ ना, ये सब चीज़ें तो हम उसमें बाद में आते हैं। पहले मुझे बताएं कि जहनी दबाव और नींद जो है वो कितना ज़रूरी है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी जहनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम देख रहे होते हैं जब ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती हैं या बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं या जब मर्द हजरात पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ या ऐसे कुछ स्ट्रेस वगैरह ले रहे होते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, उसके बाद हेयर जो है वो शुरू होती है। बात ये है कि स्ट्रेस तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, ठीक है ना, जिसको कोई परेशानी ना हो। मामला ये है कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है ना, आपका वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म उसके खिलाफ काम करना चाहिए। लेकिन वो काम कैसे करेगा? अगर किसी फौजी के पास हथियार नहीं, वो लड़ नहीं सकता। बात फिर वहीं आती है कि आपने वो इम्यून सिस्टम को फिर हम ज़्यादा दुरुस्त कर सकते हैं, ये वाली बात पे बाद में। जी, इम्यून सिस्टम को अपने बेहतर करना है, आपने अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है, क्योंकि ये भी ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना वो आपके खिलाफ चल पड़ता है और आपके बाल जो है वो आस्ता थिन होना शुरू होते हैं, बाल गिरना शुरू होते हैं। ये एक साइन है, ठीक है ना, ये एक सिम्टम है कि जब आपको फील होता है कि सर में किसी को खारिश शुरू हो गई है, एलर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा हो गई है, तो ये उसके लिए एक सिम्टम्स हैं। अच्छा, कहते हैं कि बालों की अगर हम ज़्यादा जिसे कहते हैं गंज करवा लें बच्चों का, टिंड करवा लें बच्चों की, या हम हेयर कटिंग ज़्यादा करवाएं तो बाल ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, ये मिथ है या इसमें कोई? नहीं, ये मिथ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जितने मर्जी दफ़ा बाल कटवाएं उससे बाल मोटे नहीं होते। बालों ने देखिए, बालों ने तो नीचे से फॉलिकल जो है, जो बाल की जड़ है, उसको अगर प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आप क्या आहिस्ता आहिस्ता आपकी असल में होता ये है कि आपकी जो स्किन है वो थिन होना शुरू होती है, बारीक होना शुरू हो जाती है। उस जो बाल जो है वो इसी तरह से जैसे कि ज़मीन में घास लगी हुई है, ठीक, पौधे लगे हुए हैं, अगर मीडियम कम हो जाएगा यानी मिट्टी कम हो जाएगी तो वहाँ पर वो पौधा नहीं उग सकता, बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से आपके सर में जो है वो मीडियम जो है उसकी कोलेजन जो है, उसके अंदर जो फैट्स हैं, वो जो फाइबर्स हैं, वो सारे के सारे वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके बाल जो है थिन होना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी क्या करता है? पीआरपी यही तो करता है कि वो प्लेटलेट्स प्लाज्मा जो है, वो प्लेटलेट्स जो आपको वहाँ लोकली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जैसे स्किन बेहतर होती है, आपका वो मीडियम बेहतर होता है, तो वहाँ फॉलिकल तो वहीं पर हैं, बीज वहीं पर हैं, बाल वहीं पर हैं, वो बाल बड़े होना शुरू हो जाते हैं। बाल कटवाने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छी ग़िज़ा लेने से कुछ होगा। ऑयलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? ऑयलिंग बहुत सारे लोग जो है ना रेमेडीज़ बताते रहते हैं, जैसे आप भी रेमेडीज़ बता रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग प्याज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक को आप अपनी स्किन की जिल्द पर रगड़ते रहें, यहाँ पर डिफरेंट तरह के तेल जो है वो मिक्स करके हम सालों से लगा रहे हैं, इससे बाल अच्छे। लेकिन हमारी स्किन जो है ना उसके अंदर ना इलास्टिन है, उसके अंदर मॉइस्चर है, उसके अंदर जो है ना फैट्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमारी स्किन में हैं। कोई एक चीज़ कोलेजन है, कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है काम हो। हाँ, हमें हफ्ते में एक बार या 15 दिन में यानी फोर्टनाइटली आप ऑयलिंग कर लें बालों को, लेकिन एक होता है कि आप बालों को बहुत ज़्यादा हर वक्त ही तेल लगाए रखें, वो भी ठीक नहीं होता। और कोशिश करें कि लाइट ऑयल लगाएं। लाइट ऑयल जो है वो कौन सा, वैसे बादाम का तेल लाइट ऑयल है, कोकोनट ऑयल लाइट ऑयल है, इसी तरह से सेसमी सीड ऑयल, तिलों का तेल जो है वो लाइट ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो हैवी तेल कौन सा तो है? हैवी तेल सरसों का तेल हैवी तेल है,
ठीक अच्छा, है। सरसों का तेल और लाइट तेल जैसे नहीं है? अरिंडी का तेल है जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, वो हैवी है, ठीक है ना, ये हैवी ऑयल है सरसों का तेल हैवी है? जी, बालों के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली हैवी है, Okay. ठीक है। लाइट ऑयल का मतलब ये कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सरसों का तेल एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा ये कि मार्केट में जो ऑयल आपको मिल रहे होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो केमिकल होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो मार्केट में आपको मुख्तलिफ नामों से आते हैं, नाम किसी का क्या लेना, लेकिन जो ये नहीं कि वो वाइट ऑयल होते हैं, उसमें वो बनाए जाते हैं। और वो एक आप कह लें कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी ज़्यादा कमाने के लिए उस चक्कर के अंदर बजाय इसके कि वो तिलों का तेल इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल के अंदर वो चीज़ें बनाएं, वो वाइट ऑयल में बनाते हैं। तो वाइट ऑयल तो आपकी सेहत के लिए नहीं फ़ायदेमंद नहीं है, आपकी स्किन के लिए, आपके स्कैल्प के लिए, स्कैल्प की ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो वो उसको इस्तेमाल करना फ़ायदा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। ठीक हो गया। अब कौन सा ऐसा नुस्खा है जो हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ख़वातीन को? अच्छा, भी वो उनको? बात मैंने वो पहले ही बात की कि ये बड़ा अच्छा है ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए। मैं बात करूँगा कि अगर आप धनिए के पत्ते जो हैं, सिर्फ पत्तों की बात कर रहा हूँ, बीजों की नहीं बात कर रहा, धनिए के पत्ते जो हैं ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इनके अंदर और विटामिन सी रिच फॉर्म में है। ये अगर आप इसको चटनी बना लें, तकरीबन एक मुट्ठी के करीब आप ले लें और उनकी चटनी बना लें और रोज़ नाश्ते से पहले या नाश्ते के साथ उसको खाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहता कि फ़ौरन नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं ना तो वो बाल आपके 8 से 9 माह बाद आते हैं। ये नहीं कि फ़ौरन नहीं आ जाते, लेकिन उसमें एक बंदे को तसल्ली होती है कि बाल आ जाएंगे। इसमें हम सोचते हैं कि यार ये रेमेडी है, पता नहीं है, ये अभी आज हमने लगाया तो आज। आपको रोज़ काम करना है। हम नमाज रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक काम रोज़, बच्चे स्कूल रोज़ जाते हैं, डेली हम वर्क करते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है। तो आपने रोज़ करना है। लगाने के लिए, खाने के लिए तो आप चटनी बना लें, उसकी बड़ी बेहतरीन है। लगाने के लिए उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप आंवले का पाउडर जो है उसके पेस्ट बनाएं, धनिए का पानी निकाल लें, उस पर पेस्ट बना के तो बालों को जैसे मेहंदी लगाते हैं बालों में, वो आप 15 दिन में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा बालों पे लगा लें, रूट्स में लगा लें। डिफरेंट जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम कौन से खा सकते हैं? कहा जाता है बायोटिन जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। खुराक कौन सी ऐसी है जिसमें बायोटिन है? देखें, आप जिंक, आयरन और मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये सब चीज़ें जो है आपकी बालों की ज़रूरी है। बायोटिन बालों की ज़रूरी है, विटामिन सी बालों की ज़रूरी है। आप हैरान होंगे, फिर मैं वही बात करूँगा कि धनिए के पत्तों में ये चीज़ें सारी की सारी मौजूद हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ बार बार इसको कि लोग जो है, एक मिथ है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर चीज़ घूमी है कि धनिया नहीं खाना, अभी धनिया खाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा धनिया खाने से, आप देखें आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। नहीं, हम इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं क्योंकि हम सब घर में जो है चटनी वगैरह बना के खाते रहते हैं, तो हम भी ज़रा इस मिथ से ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसी और रेमेडी या किसी और की तरफ आते हैं जो ज़्यादा बेहतर हो और तमाम ऑडियंस जो है वो आराम से। उसके लिए देखें, उसके लिए तो फिर अब जो सीड्स हैं, नट्स हैं, वो बेहतरीन है, उनको इस्तेमाल किया जाए। वो भी, उसका भी बड़ा बेहतरीन फार्मूला है कि आप काजू, पिस्ता और बादाम, ये 3 जो हैं इनको आप ग्राइंड कर लें। 15 से 20 जो हैं वो बादाम ले लें, 7-8 जो है वो काजू ले लें और इसमें 15-20 जो है ना वो पिस्ता ले लें। उनको आप पानी में ग्राइंड करके अच्छी तरह से शेक बना लें और रोज़ाना जो है 1 गिलास के करीब पिएँ, या फिर आप उसको हल्का करके चबाएं और पानी पिएँ। अच्छा, तो कहते हैं अगर आप में खून की कमी हो उससे भी बालों की ग्रोथ कम होती है? डेफिनेटली आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से भी बाल जो है ना आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल जो हैं थिन होना शुरू होते हैं, बारीक होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखें ऑक्सीजन कैरी करनी है, किसने कैरी करनी है? हीमोग्लोबिन ने कैरी करनी है। अगर आयरन लेवल आपका कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन ही नहीं आपकी बॉडी में प्रॉपर पहुंचेगी, जो ज़िंदगी पहली जो है वो ज़रूरत है, तो वो कैसे बाल आपके चल सकता है? तो उसके लिए आप जो है ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, सब पत्तों वाली सब्जियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्रेश जूस जो है उसको लें, सब्जियों के जूस लें, फलों को मुकम्मल तौर पे खाएं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेब आजकल मार्केट में आया हुआ है, आम तो खैर अब जाने वाला है, जा रहा है हमारा रास्ता। सेब जो है वो सारा साल तकरीबन रहता है मार्केट में, तो सेब जो है हमें 2 से 3 सेब जो हैं, वो एक सेब वाली बात नहीं है, अब वो टाइम नहीं रहेगा कि आप एक सेब खाना है, हाँ, एन एप्पल अ डे या कीप डॉक्टर अवे, लेकिन वो अब वो टाइम नहीं है कि आप एक सेब खाएं, आपको 2-3 सेब खाने हैं रोज़ के, सुबह के टाइम सेब खाएं, वो आपके लिए एक अच्छी आप कह लें कि आपकी ग्रोथ जो है, बालों की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, कहते हैं कि जो एप्पल के अलावा अंडे हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारे बालों की हेल्थ के लिए। देखें, हाँ, ये प्रोटीन, बड़ी अच्छी बात आपने की, ये प्रोटीन है जो अंडे हैं।
अंडे के लिए फिर मैं आपने अच्छा इसको बताया। मैं एक फार्मूला जो मैं लोगों को बताता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, कि वो अंडा जो है वो मुकम्मल इस्तेमाल करना है, पूरा का पूरा, छिलकों समेत। अब ये कि छिलकों की क्या बात है, वो जो कैल्शियम उसके अंदर है, वो जो कैल्शियम उसके अंदर है वो नेचुरल कैल्शियम है, ऑर्गेनिक कैल्शियम है। और आपके स्टमक में कभी नहीं सुना कि अंडा छिलकों समेत हाँ नहीं सुना। उसका तरीका ये है कि आप 2 अंडे लें, ठीक है, उसको ब्लेंडर में डाल दें, उसको शेक कर दें, कच्चे अंडों को, ठीक है, शेक कर दें। शेक करने के बाद जब ब्लेंड हो जाएं, उसके अंदर आप नमक डालें, उसके अंदर काली मिर्च डालें जैसा आपका जायका है, और उसका आमलेट बनाएं और उसको रोटी साथ खाएं। उसको आपके स्टमक में HCl जो है वो उसको खुद ही डिज़ोल्व कर देगा, और वो इतना बेहतरीन कैल्शियम आपको मिलेगा कि ऐसा कैल्शियम आपको मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। जितना मार्केट में कैल्शियम आपको मिल रहा है इस वक्त, वो सारा इनऑर्गेनिक है और गुर्दों में पथरी का बायस बनता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऐसा करें, आपकी कैल्शियम लेवल भी बेहतर होगा, आपकी प्रोटीन्स भी बेहतर होंगी जिस्म की, ठीक है, और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है डेफिनेटली। बालों के लिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है लगाने के लिए, वो अंडे की जो सफ़ेदी है, स्किन के लिए भी, बालों के लिए वो फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको सफ़ेदी को, एग वाइट को आप थोड़े से पानी में मिक्स करके, जितनी एग वाइट है उससे डबल पानी लें, उसको मिक्स करें और बालों की रूट से पूरे शाफ्ट पे लगाएं। हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार करें, तो इससे बाल जो है आपकी जो दो मुंह होते हैं बालों के, ठीक है ना, स्प्लिट एंड जो हैं उनको फ़ायदा देता है, कवर करता है। शैम्पू करने का बेहतरीन तरीका क्या है जो सबको फॉलो करना चाहिए और जहाँ पे हम गलती कर रहे हैं? देखें, शैम्पू जो है ना, शैम्पू का काम तो ये है कि बालों को सिर्फ वो धो के ख़त्म, जो भी किसी किस्म के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ें आपके बालों में रुक गई हैं, या ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल आ गया है, सीबम वगैरह ने प्रोड्यूस किया, आपके स्कैल्प पे ज़्यादा ऑयल आ गया, उनके लिए तो जिनकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, उनको तो चाहिए कि वो हर तीसरे दिन जो है ना वो शैम्पू करना चाहिए। लेकिन अगर जिनकी स्किन इतनी ऑयली नहीं है, तो वो 3 से 4 दिन बाद, यानी हफ्ते में 2 बार जो है ना वो शैम्पू करें। शैम्पू बहुत ज़्यादा करना नुकसानदेह है। कोशिश करें कि SLS फ्री शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता सल्फेट फ्री जो है ना, वो ये भी एक अजीब सी बात है। सल्फेट फ्री जो शैम्पू होता है ना, उसके अंदर दूसरे केमिकल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें बस घुमाया हुआ है कि ये सल्फेट। हाँ, SLS फ्री लें, क्योंकि SLS जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना सल्फेट है। घर में जो आंवले का बहुत सारे लोग शरबत बनाते थे शैम्पू बहुत कुछ अर्सा पहले, वो कैसा है? अभी भी कुछ लोग बनाते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होता है, जो बना रहे होते हैं। देखें, ये बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मार्केट से आपको शैम्पू बेस मिल जाती है, ओपन मार्केट से। वो कम मिकदार में कोशिश करें कि 5 to 7% से ज़्यादा ना रखें टोटल रेशो के हिसाब से, क्योंकि हमें ये होता है कि यार झाग अच्छी बन रही है, जो उसका लादर है ना वो हम देख रहे हैं फोम अच्छा आ रहा है, तो बस ठीक है, ये अच्छा शैम्पू है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रीठों को लें तो रीठों में इतना ज़्यादा फोम नहीं बनता, लेकिन वो नेचुरली बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसका लिए बेहतर है कि आप आंवला, रीठा, सिकाकाई, गुलाब की पत्ती हैं और धनिए के बीज हैं, ये चीज़ें उसमें डाल के उसका डिकॉक्शन निकाल लें, उसका एक जो शानदार टाइप जिस तरह चीज़ निकाल सकते हैं, निकाल के उसके अंदर आप बेस जो है उसको शामिल कर लें, तो एक नॉर्मल सा शैम्पू बन जाता है। ये बेहतर है उस तमाम शैम्पू से जो मार्केट में अवेलेबल है। सही हो गया सर। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेचर के करीब रहें, और जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप डिस्टर्ब कम होंगे। जब हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं तो एट द एंड हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी